नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर असल में ये उन छोटे छोटे फैसलों की कहानी है जो हमारी बड़ी आर्थिक सच्चाई को बनाते हैं। चलिए समझते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, आखिर चीजों की कीमतें ऊपर नीचे होती क्यों हैं? इसका जवाब यकीन मानिए एक बहुत ही सिंपल से डायग्राम में छिपा है। तो हमारी कहानी के दो मेन हीरो हैं। ये जो हरी वाली लाइन है, ये है डिमांड कर्व, यानी मांग, मतलब लोग किसी चीज को कितना खरीदना चाहते हैं। और ये जो लाल लाइन है, ये है सप्लाई कर्व, यानी आपूर्ति, जो बताती है कि बेचने वाले कितना सामान बेचने को तैयार है। तो चलिए पहले एक्ट में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें, डिमांड और सप्लाई, एक परफेक्ट बैलेंस बनाती हैं तो होता क्या है। ये है बाजार की वो सबसे हैप्पी वाली जगह, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम या साम्य। चलिए आइसक्रीम का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 50 रुपए में 100 किलो आइसक्रीम खरीदने वाले भी हैं और 100 किलो बेचने वाले भी। सब खुश, खरीदने वालों को आइसक्रीम मिल गई, बेचने वालों की बिक गई। इसी को कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? तो क्या होता है जब बाजार इस परफेक्ट बैलेंस में नहीं होता? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो देखिए, यहाँ दो बातें हो सकती हैं। अगर कीमत इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। इससे कहते हैं सरप्लस। मतलब सोचिए कि महंगी आइसक्रीम की दुकानें भरी पड़ी हैं और वो पिघल रही है क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ अगर कीमत बहुत कम है तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और हो जाएगी शॉर्टेज, यानी किल्लत। सस्ती आइसक्रीम के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। यहीं पर एंट्री होती है एडम स्मिथ के इनविजिबल हैंड की, जो कीमतों को वापस उस बैलेंस पॉइंट की तरफ धकेलता है। यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा था, लेकिन असल दुनिया में बाजार किसी बुलबुले में तो होते नहीं है। बाहर की दुनिया में होने वाली घटनाएं इस पूरे बैलेंस को हिलाकर रख सकती हैं। सोचिए, अचानक से भयानक गर्मी पड़ने लगती है। अब क्या होगा? जाहिर है हर किसी को आइसक्रीम चाहिए। इससे क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई और ये जो डिमांड कर्व है, ये दाईं तरफ खिसक गया। नतीजा, आइसक्रीम महंगी भी हो गई और बिकी भी ज्यादा। अच्छा, अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कोई नई मशीन आ गई जिससे आइसक्रीम बनाना बहुत सस्ता और आसान हो गया। इससे सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना? तो ये जो सप्लाई कर्व है, ये दाईं ओर खिसक जाएगा। इसका असर क्या होगा? कीमत कम हो जाएगी, लेकिन आइसक्रीम पहले से कहीं ज्यादा बिकेगी। तो अब तक कहानी में दो किरदार थे, डिमांड और सप्लाई। अब एंट्री होती है तीसरे किरदार की, सरकार, यानी बाजार का विजिबल हैंड। कभी कभी सरकार को लगता है कि उससे बाजार में दखल देना चाहिए। तो सरकार के पास बाजार को प्रभावित करने के लिए मोटे तौर पर 3 हथियार होते हैं: टैक्स, सब्सिडी और प्राइस कंट्रोल। इनका मकसद या तो बाजार की किसी गड़बड़ी को ठीक करना होता है या फिर कुछ सामाजिक लक्ष्य हासिल करना। अब देखिए, जब सरकार जीएसटी जैसा कोई टैक्स लगाती है तो बनाने वालों के लिए लागत बढ़ जाती है। इससे सप्लाई कर्व बाईं तरफ चला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम और आप जैसे ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। बनाने वालों को कम पैसा मिलता है और बाजार में कुल मिलाकर सामान भी कम बिकता है। सब्सिडी इसका ठीक उल्टा करती है। ये सरकार की तरफ से एक तरह की मदद है, जिससे बनाने वालों की लागत कम हो जाती है। तो सप्लाई कर्व दाईं तरफ खिसक जाता है, कीमतें घट जाती हैं और बाजार में ज्यादा सामान बिकता है। प्राइस कंट्रोल ये 2 तरह के होते हैं। एक है प्राइस सीलिंग, मतलब कीमत की ऊपरी सीमा। ये इक्विलिब्रियम से नीचे सेट की जाती है ताकि ग्राहकों को फायदा हो, जैसे कि रेंट कंट्रोल। और दूसरा है प्राइस फ्लोर, यानी कीमत की निचली सीमा। ये इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट की जाती है ताकि बनाने वालों को मदद मिले, जैसे कि मिनिमम वेज, यानी न्यूनतम मजदूरी। ये ग्राफ बहुत अच्छे से दिखाता है कि होता क्या है। मदद करने के इरादे से लगाई गई प्राइस सीलिंग का एक अनचाहा नतीजा भी हो सकता है। जब कीमत को जबरदस्ती नीचे रखा जाता है तो खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, QD, और बेचने वाले बहुत कम, QS, और नतीजा, बाजार में उस चीज की भारी किल्लत हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कभी कभी ना बाजार में जो कीमत हम देते हैं वो पूरी कहानी नहीं बताती। कुछ छिपी हुई लागतें और फायदे भी होते हैं।
इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज, मतलब जब किसी लेन-देन का असर किसी तीसरे इंसान पर पड़े जो उस सौदे का हिस्सा ही नहीं था, और ये बाजार के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसे उदाहरण से समझते हैं। एक फैक्ट्री जो धुआं छोड़ती है वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। उसकी कीमत कौन चुकाता है? आसपास रहने वाले लोग। वहीं दूसरी तरफ जब कोई टीका लगवाता है तो वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, क्योंकि इससे सिर्फ उस इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा होती है। तो सवाल उठता है कि सरकार इस मार्केट फेलियर को ठीक कैसे करती है। एक तरीका है पिगोवियन टैक्स। सिगरेट पर जो भारी टैक्स लगता है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये टैक्स एक तरह से सिगरेट से समाज को होने वाले नुकसान की कीमत वसूलता है ताकि लोग उसे कम पिएं। तो अभी तक जो हमने देखा वो एक तरह का थियोरेटिकल मॉडल था, पर असल दुनिया में बाजार कई अलग अलग शक्लों में आते हैं। तो चलिए कंपटीशन के इन अलग अलग मैदानों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, बाजारों के कई प्रकार होते हैं। एक छोर पर है परफेक्ट कंपटीशन, जैसे सब्जी मंडी, बहुत सारे बेचने वाले, कोई एक कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरे छोर पर है मोनोपोली, यानी एकाधिकार, सिर्फ एक ही कंपनी, जैसे कोई पेटेंट वाली दवा बनाने वाली कंपनी। और बीच में आते हैं ओलिगोपोली, जैसे स्मार्टफोन का बाजार, जहां गिनी चुनी बड़ी कंपनियां आपस में कम्पीट करती हैं। जब किसी एक कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो वो इसका गलत फायदा उठा सकती है। इसीलिए भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI जैसी संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि बाजार में फेयर कंपटीशन बना रहे और ग्राहकों का नुकसान ना हो। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि बाजार का अदृश्य हाथ हमेशा सही काम नहीं करता, लेकिन सरकारी दखल यानी दृश्य हाथ के भी अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब मार्केट फेल हो तो क्या सरकार का दखल देना ही हमेशा सही जवाब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।